देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 0,1 और 1,5 के बीच की दूरी कितनी है। तो हमने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट है दिए हुए हैं, एक पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1,5 और इसके दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा दें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि मॉड में होगा इसलिए पॉजिटिव आंसर आपको लेना होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 17। तो अंडर रूट 17 जो है इसमें दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक -1,7, 3,1, -5,1 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं जो आप निकालते हैं। अब क्योंकि आपके एक तरह से वर्टेक्स दिया हुआ है, तो वर्टेक्स अगर दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में जो है आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो है आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मेनली जो है आपके फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, और एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू x1 दैट इज -1 इंटू y2 इज 1 -1, फिर x2 की वैल्यू है 3 इंटू y3 इज 1, 1 -7 प्लस ये हो गया x3 -5 और ये हो जाएगा 7 -1। तो ये हो गया हाफ इंटू 0 ये हो गया, और -6 -18 ये हो गया, और 6 5 6 30 -30 ये हो गया। क्योंकि ये मॉड में है इसलिए हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लेंगे। तो 1/2 इंटू मॉड में जब आप लेंगे तो -48 हो रहा है, ये तो +48 हो जाएगा। 224 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसमें 24 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर जब भी आपको इस तरह का वर्टेक्स दिया जाए तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखें और फॉर्मूले में रख करके आप इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके तरीका सबसे इजीएस्ट हो जाता है अगर वर्टेक्स दिया जाता है डायरेक्ट, बाकी और कुछ नहीं दे रहा है, वर्टेक्स अगर दे रहा है तो वर्टेक्स दे रहा है तो आप आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि प्लॉट करिए, प्लॉट करके देखिए कि दूरी कितनी है, जो है आपके लेंथ कितना है और फिर उस पॉइंट से कितनी हाइट है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा आप करें कि जिससे कि आसानी से जो है चीजों को निकाल पाए। अब इसको प्लॉट करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्लॉट करने में जो है आपके कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई 90 डिग्री पर चीजें मिली जाए या राइट एंगल ट्रायंगल मिली जाए जिससे हाफ बेस इंटू हाइट लगा सके, तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ AD प्लस BC है, उसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0 x, -b और c, d है। x का मान क्या होगा, वही फॉर्मूला लगा दीजिए।
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 दैट इज y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया ही जा रहा है हाफ AD प्लस BC, क्षेत्रफल की जगह रख दीजिए हाफ। अब इसको फॉर्मूले में रख दें, x1 क्या है 0, y2 इज माइनस b माइनस d y3 प्लस x2 का मान x है तो ये हो जाएगा d माइनस 0 प्लस x3 दैट इज c y1 माइनस y2 0 माइनस माइनस b। अब देखिए हाफ हाफ दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा AD प्लस BC बराबर 0 इंटू ये करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस x इंटू डी, एक्स इंटू डी ये हो गया, और C इंटू बी प्लस BC ये हो गया, ये आप देख रहे हैं, जिसमें BC BC दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए AD बराबर क्या हो रहा है XD के, कंपेयर करिए तो D D कैंसिल हो जाएगा, A बराबर X के। तो इसलिए x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, a के बराबर आ रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, a आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था, इसका आंसर कितना है, तो x की वैल्यू कितनी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बेसिस पे ही निकालना है अब तक, क्योंकि कई बार 3-4 बार लग चुका है ये फॉर्मूला, तो इसलिए आसानी से आपको क्लियर होगा कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे लगता है या किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, अगर आप देखें क्वेश्चन को तो ये जो है आपके मेथड हो जाता है जिससे कि आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु -1, 4, -3, 8 और -k+1 और 3k एक सरल रेखा पर स्थित है। एक सरल रेखा पर अगर तीनों पॉइंट स्थित है तो हमने आपको बताया था दो कंडीशन, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 पॉइंट है। पहले का ये -3, 8 और -k+1 और 3k, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक त्रिभुज का देखिए दो तरीके हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए क्योंकि ए बी सी एक सीधी रेखा पे है, और अगर एक सीधी रेखा पे है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू जो है अपने आप निकल आएगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 निकाल लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। और तीनों अगर स्ट्रेट लाइन पे हैं तो हमने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हाफ इंटू x1 अगर हम देखें तो x1 वैल्यू -1 इंटू y2 की वैल्यू 8 है माइनस y3 जो कि 3k है, ये हो गया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -3, y3 है 3k -4 y1 प्लस x3 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये है -k+1 -k+1
इंटू y1 माइनस y2 दैट इज 4 माइनस 8, ये आपकी वैल्यू आ रही। अब ये अगर आप देखें तो हाफ इधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा 0 ही है। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 3k -9k प्लस 12, ये हो जाएगा -4। -4 से -k को मल्टीप्लाई करें तो +4k, -4 इंटू 1 -4। अब k की वैल्यू एक तरफ ले लें, 3k 4k 7k -9k -2k हो गया, इसको ले आए इधर 2k हो जाएगा। अब -8 -4 -12 हो गया, -12 प्लस 12 0 हो गया, तो 2k बराबर 0 के, इसलिए k बराबर 0 के आ जाएगा। तो k की वैल्यू 0 के बराबर है, तो k का मान ही आपको निकालना था। तो एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने देखिए कैसे आपको एक्सप्लेन किया था, तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसकी और इसकी जो प्रवणता होगी समान होगी। ढाल एक ही है तो इसकी ढाल दोनों की एक ही होगी। तो अगर हम प्रवणता से निकालें तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये AB की जो प्रवणता होगी वही BC की प्रवणता होगी अगर ये कोलिनियर है, सेम लाइन पर है, संरेखी है, एक ही रेखा पर जो है आपके स्थित है। और प्रवणता कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 8 माइनस 4 इसकी प्रवणता हो गई अपॉन -3 माइनस माइनस 1। BC की प्रवणता अगर देखें तो 3k माइनस 8 और -k प्लस 1 -3 -k प्लस 1 -3। अब इससे k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 8 माइनस 4 इज 4 और -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, बराबर 3k -8 अपॉन ये हो जाएगा -k और 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 4। अब इसे चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो -2 हो गया। ये -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 इंटू के -k 2k हो गया, -2 इंटू 4 दैट इज -8 हो गया, बराबर 3k -8। -8 दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गया, 3k -k 2k k हो गया, k बराबर क्या आ गया? 0। इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दोनों आपके पास तरीके होंगे, दोनों मेथड होंगे जिसमें कि आप निकाल सकते हैं इसे। तो एक तो ये कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य निकलेगा। अगर त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है? शून्य है। तो त्रिभुज वाले फॉर्मूले में रख करके इस तीनों पॉइंट्स से निकाल करके क्षेत्रफल 0 के बराबर रख दीजिए, तो इससे निकालेगा। या तीनों अगर एक ही रेखा पे हैं तो जितनी प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता इसकी होगी। प्रवणता मतलब होता है ढाल, तो ढाल सेम होगी, तो इसलिए प्रवणता या स्लोप जिसको हम कह रहे हैं, तो स्लोप दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। तो इसलिए प्रवणता से अगर आप निकालते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है कैलकुलेशन, और क्षेत्रफल वाले उससे निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,3 तथा 5,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बांटता है। ये तथा है।
दो पॉइंट है, एक है 2,3 और एक है 5,-3। इसको कोई एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये कह रहे हैं। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, यही x का फॉर्मूला होता था। तो x कैसे निकालते थे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 दैट इज 5 प्लस n की वैल्यू 2 है इंटू 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, ये हो गया 5 प्लस 4 दैट इज 9/3 जो कि 3 हो जाएगा x की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू अगर आप देख लें, y क्या है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो m दैट इज 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो गया -3 प्लस 6 जो कि हो जाएगा +3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही, 3,1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3,1। तो 3,1 वो पॉइंट है जो इसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 3,1 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 3,1 इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को इंटरनली अंतः विभाजित करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा जो है 1:2 के रेशियो में, और यही आपको निकालना था कि हाँ किस तरह से इसका विभाजन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,1 व 3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में वाह्यता एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्वेश्चन वही है, तो 2,1 और 3,5 को कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां से यहां तक का रेशियो m है और यहां से यहां तक का n है, m:n वो हो जाएगा, और ये m:n क्या है, तो ये है 2:3। यहां पे वैल्यू को अगर आप देखेंगे, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो वैल्यू है ये 2:3 अगर कह रहा है तो इसका मतलब n:m का जो है अनुपात दे दिया है, क्योंकि ये m होता है और ये n होता है। तो इसलिए जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है उसने, अगर आप समझ पाएंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो m:n का जो रेशियो है वो 2:3 नहीं है बल्कि 3:2 पे आएगा, तो ये आपको समझना है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इंटू x2। तो अब देखिए जो हम लोग ने पलट करके निकाला है उससे पहले निकाल करके देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए दोनों तरीके हो सकते हैं, हो सकता है ये चेक कर रहा हो हम लोगों को कि ये पता है कि नहीं कि mn क्या होता है, तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि इसी फॉर्म में आंसर बना दिया हो, इसी mn यही वैल्यू रख करके जो है आंसर जो है निकाल दिया हो, तो इसको m मान लिया हो और इसको n मान लिया हो, समझ रहे ना, तो mn को पलट दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले हम इसको सही करके देखें। तो 3 इंटू m इंटू x2 प्लस n इंटू
x1, या पहले एक काम करिए, पहले उसी मेथड से निकाल के देख लीजिए। हो सकता है कि m उसने ये मान लिया हो और n ये मान लिया हो। पहले जो दिया है उस मेथड से निकाल के देखिए। mn का रेशियो जो दिया है उसी से निकालते हैं, जब नहीं निकलेगा तो देखा जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन इसी पर बनाओ, और नहीं तो फिर हम लोग इसको अमेंड कर लेंगे। तो m/n अभी हम यही मान रहे हैं, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, प्लस n इंटू जो है आपके 2 अपॉन m इंटू n। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 6 प्लस 6 12/5। तो देखिए 12/5 कहीं x की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब हम लोग को इसको सही करना है। तो मतलब ये चेक कर रहा था हम लोग को कि ये हमें करना आता है या नहीं आता है। तो इसका मतलब कि 2:3 नहीं, बल्कि हमें जो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ ये हम लोगों की टेस्टिंग कर रहा है, तो एक्चुअल में टेस्ट कर रहा है। तो m/n का जो रेशियो होगा, इसको पलट दीजिए, 3:2 होगा। अब इसको इससे करते हैं, देख रहे हैं ना आप, जो अनुपात दिया था अगर उसी से आप करने में लगेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा जैसे पता नहीं जो है कैसे जो है आपके जो है वैल्यू को निकालना है, या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सॉरी, एक गलती हमसे फिर हो गई, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला नहीं लगाया हमने। पहले हम जो वैल्यू दिया है उसी से निकालेंगे, m/n इसी को मान करके। हमने फॉर्मूला इंटरनली वाला लगा दिया है, m इंटू x2 माइनस, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, प्लस नहीं लगाएंगे, इंटरनली होता तो प्लस होता, n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, ये है। तो 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0। x की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 है भी x की वैल्यू, ये तो क्लियर है। x ना भी निकालते तो भी निकला था। y की वैल्यू अगर निकालें तो 2 इंटू 5 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन, ये भी माइनस होगा, सॉरी, 2 माइनस 3। अब आप देखिए ये 10 माइनस 3 दैट इज, ये हो गया +7 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -7। तो ये 0 आ रहा है, ये -7 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, कौन सा पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, दैट इज 0, -7। ये आपके पॉइंट हो गया। तो इसलिए बी वाला जो है इसका मान हो जाएगा। तो जो पहले है उसको करके देख लीजिए, आंसर नहीं मिलता है तो हो सकता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको सॉल्व ऐसे करिए, और जब आपका आंसर नहीं आएगा तब आप देखिए कि हाँ हो सकता है कि mn पलटने के लिए ही चेक करवा रहा हो। तो अभी क्या है, ये nm का रेशियो दे दिया है, एक तरह से mn को ही मान करके हम लोग चल रहे हैं। जो भी वैल्यू दी है वो एज इट इज रख करके हम लोग खाली देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए जब हम ये कहते हैं कि जैसे m/n का रेशियो, तो फर्स्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, कोई जरूरी नहीं कि, हो सकता है हमने डायग्राम ही गलत बनाया हो, क्योंकि ये अगर हम m इसको मानेंगे और n इसको मानेंगे तो mn हमेशा m का मान बड़ा होगा। अगर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डायग्राम हमने ये गलत बनाया है, इसी वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। जब छोटा होगा तो उसमें डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ये बनेगा कि 2,1 ये है और 3,5 ये है, 2 पॉइंट, 0.1, 0.2, और क्योंकि ये पहला वाला छोटा है इसके मतलब कि XY इधर है, तो XY इधर है, तो यहां से पहले पॉइंट तक के डिस्टेंस का रेशियो m हो गया,
और यहां से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, n हो गया। तो xy उधर पॉइंट नहीं है बल्कि xy इधर पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब डायग्राम से कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाइएगा। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे इसका मतलब डायग्राम हमारा ये नहीं ये बनेगा, तभी ये m/n का रेशियो होगा। तो m छोटा हो जाएगा, n छोटा हो, तो m अगर छोटा है पहला वाला मान अगर छोटा है तो समझ जाइए कि ये पहले वाले पॉइंट की तरफ जो है आपके एक्स वाई को बनाना है। तो 0,-7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सरल रेखा 4x + 3y = 11 की प्रवणता क्या होगी। तो इसकी जो प्रवणता है, ग्रेडियंट है, वो क्या होगी ये आपको निकालना है। तो प्रवणता निकालने के लिए जैसे हमने आपको बताया, कोई भी जो आपके एक तरह से तरीका होता है वो ये होता है कि y = mx + c से कंपेयर कर दें। जैसे 4x + 3y = 11 के हैं, तो हम y = mx + c के फॉर्म में इसको ले आए, तो 3y बराबर हो जाएगा -4x + 11। 3 से इसको डिवाइड कर दें, y = -4/3x + 11/3 और y = mx + c से अगर हम कंपेयर करें तो जो m की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, प्रवणता ही निकालना था तो -4/3 हो जाएगी। तो ये इसकी प्रवणता है और यही आपको निकालना था कि इसकी प्रवणता कितनी होगी। तो जो भी इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें y = mx + c के फॉर्म में। जब आप इसको इस कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो m की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही जो है आपका ग्रेडियंट हो जाता है। तो इसकी ग्रेडियंट का मान जो है आपके इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, स्ट्रेट लाइन 3x + 4y + 10 = 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी। अब कोई रेखा है, सपोज कर लीजिए इसका इक्वेशन है 3x + 4y + 10 = 0 के, और किसी मूल बिंदु दैट इज 0,0 से इसकी दूरी को निकालना है। तो यहां से अगर हम इसकी दूरी को, डिस्टेंस को निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मॉड में होता है, जो कि क्या हो जाएगा 3 × x की जगह 0 + 4 की जगह मूल बिंदु y की वैल्यू 0 + 10 ये आपने रखा और √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ये आपने वैल्यू रख दिया। तो x की जगह ये आ जाएगा ये वैल्यू, क्योंकि 0,0 से डिस्टेंस देखना है, तो x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, y की जगह ये, तो x और y की जगह वैल्यू रख दी, ये रख दिया, और √x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो अब देख लीजिए डिस्टेंस कितना आएगा। तो मॉड के अंदर ऊपर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो इसलिए 10/5 2 यूनिट हो जाएगा। इसलिए जो दूरी है ये 2 इकाई दूर होगा, 2 यूनिट दूर होगा। तो इस तरह से अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें, जैसे 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस आपको कराए थे और 3 तरह की चीजें हमने बताई थी। तीनों को बहुत ध्यान से रखिए क्योंकि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जैसे एक पॉइंट से एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया था, तो आपने लगाया था d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाया था। और अभी जो है आप देख रहे हैं कि पॉइंट से किसी रेखा तक की दूरी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा। फिर तीसरा जो हम लोग ने सीखा था कि 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच की दूरी निकालना। तो हम लोग क्या देखते थे, हम लोग ये देखते थे कि दोनों लाइन जो मूल बिंदु है उसके अलग अलग तरफ है या एक ही तरफ है। तो मूल बिंदु से अगर मान लीजिए एक ही तरफ रहती थी पैरेलल लाइन, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाला, यहां से यहां तक की निकाला, तो d1 में से d2 को माइनस कर दिया तो इसके बीच की डिस्टेंस आ जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है देखिए,
4,5 और -3,6 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा बिंदु -1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा। अब देखिए इसको पहले आउटलाइन कर लें कि एक लाइन है जो 4,5 से गुजर रही है और दूसरा पॉइंट जहां से ये गुजर रही है वो -3,6 से। इसके लंबवत परपेंडिकुलर एक रेखा है जो गुजर रही है -1,2 से। तो कह रहा है इसका समीकरण आपको निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इसका समीकरण कैसे निकाल सकते हैं? अब ये लाइन है, इसकी प्रवणता अगर हम m1 मान लें और इसकी m2 मान लें तो हमें पता है कि m2 का मान क्या हो जाएगा -1/m1 के। तो इसकी प्रवणता निकाल लें और लंबवत, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो इसकी प्रवणता से ये प्रवणता मिल जाएगी। प्रवणता और बिंदु अगर पता है, क्योंकि एक लाइन जिसकी प्रवणता ये है और कितने बिंदु से, तो y - y1 बराबर mx - x1 वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो पहले हम इसकी प्रवणता निकाल लें। ये लाइन जो 4,5 और -3,6 से होकर के जाती है, तो प्रवणता पहले हम इसकी निकालें। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये हो जाएगा 1/-7। अब m2 की वैल्यू निकाल लें। m2 इज इक्वल टू -1/m1, जो कि हो जाएगा -1/(1/-7), ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +7। तो प्रवणता कितनी आ गई? +7। अब कोई रेखा अगर y1 और x1 से होकर के जाती है और प्रवणता अगर m2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 बराबर m2 इंटू x - x1। इसी फॉर्मूले में रख दें तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो y - y1 अब किस पॉइंट से होके जा रही है? ये है x1 y1। तो y1 मीन्स 2 बराबर m2 की वैल्यू कितनी निकली? 7 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हो गया y -2 बराबर 7x और ये +1 हो जाएगा, तो 7 इंटू +1 +7। x की वैल्यू एक तरफ ले लीजिए, तो इसको इधर ले आते हैं। तो जो इक्वेशन है ये y -7x और -9 बराबर 0 के हो जाएगा। या तो इस फॉर्म में होगा या पूरे इक्वेशन को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो y -7x -9, तो ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है बस आपको कैसे निकालना है ये समझना है। एक लाइन जा रही है जो कि 2 पॉइंट से गई है, इसके लंबवत एक रेखा है परपेंडिकुलर पे जो इस बिंदु से होकर गुजर रही -1,2, इसी की इक्वेशन निकालना है। तो ये प्रवणता है, दैट इज 4,5 और -3,6। इसकी प्रवणता निकाल लेंगे m1, और ये दोनों लंबवत है इसलिए m2 की प्रवणता कैसे निकलेगी? -1/m1 से। तो इसमें क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो अगर रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो उनकी प्रवणता का जो होती है गुणनफल कितना होता है? -1 के बराबर होता है। इसी से अगर m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी m2 की। और फिर जब आपकी इसकी प्रवणता आ गई और एक बिंदु पता है तो y - y1 बराबर mx - x1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जिससे आपका इक्वेशन निकल आएगा कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। नेक्स्ट है, देखिए, यदि p 1, y बिंदु -1,2 और -3,0 को जोड़ने वाली रेखा के लंब अर्धक पर स्थित है तो y का मान, y है, y का मान होगा। लंब अर्धक के मतलब क्या होता है? देखिए 2 पॉइंट है, एक है -1,2 और दूसरा पॉइंट है -3,0। कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक, अगर हम इसको परपेंडिकुलर, यहाँ लंब अर्धक को मतलब कि बीचों बीच मिड पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा जो लंब भी हो, और इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे, जैसे P ये बिंदु लिया हमने और ये AB है,
तो ये लेंथ PA PB के सदैव बराबर होगी, P कहीं पर भी लिया जाए, चाहे यहाँ P लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, तो PA PB के बराबर होगी लंबवर्धक पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो PA PB के बराबर हो जाएगी। अब P का मान जो है आपके 1, y दिया है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है कि PA की लेंथ PB के बराबर है, तो PA को PB के बराबर कर दीजिए। PA लेंथ कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया PA लेंथ। PB लेंथ को अगर निकालेंगे तो PB लेंथ कैसे निकलेगी, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये हो गया -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, तो इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये अंडर रूट में है। इसी तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 माइनस 1 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस y स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 8 प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y बराबर 16 प्लस y का स्क्वायर, जिसमें y स्क्वायर दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए। 4y को इधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा और 16 इधर ले आए तो 8 माइनस 16 बराबर 4y के, तो हो जाएगा -8 बराबर 4y के, इसलिए y बराबर हो जाएगा -2 के। और x की ही वैल्यू आपको निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी कि y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं बातों को सिर्फ आपको देखना है, क्वेश्चन यही जो है आपको देख करके चलना है कि हाँ क्वेश्चन क्या है या किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से बहुत इजीली निकल आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझना है। क्या कह रहा था कि P जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवर्धक पे है। लंबवर्धक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी बिंदु होता है वो दोनों पॉइंट से समान दूरी पर होता है, तो PA PB के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आप y निकाल सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 27th का। 28th है 4x माइनस 6y प्लस 22 बराबर 0 और 6x प्लस 4y माइनस 22 बराबर 0 है। अब ये है क्या, लंबवत है, समानांतर है, या इसको कहाँ कट करती है ये देख लें, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए जैसे 4x माइनस 6y प्लस 22 बराबर 0 के है, और ये है 6x प्लस 4y माइनस 22 बराबर 0 के। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह से करते हैं। तो अगर हम प्रवणता निकालें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो आसानी से आप इसको जो है इसकी प्रवणता कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट भी हमने तरीका आपको बताया था, डायरेक्ट तरीका हमने ये बताया था कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के हैं और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो a1 b1 का जो अनुपात होगा वही a2 b2 का होगा। a1 b1 का जो अनुपात है वही a2 b2 का होगा पैरेलल के केस में। अगर लंबवत है तो लंबवत में क्या होगा, a1 और b1 का जो अनुपात है वही जो हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ b2 और a2 का हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ b2 और a2 का हो जाएगा। बस ये है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें, जिससे कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े।
ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको ले आइए, तो 6y को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 4x प्लस 22, और 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2/3x प्लस 11/3। तो इसकी प्रवणता कितनी होगी 2/3, m1 मान लीजिए। इसी तरह इसको अगर हम कंपेयर करें तो 4y बराबर, इसको सबको इधर ले जाएं तो -6x प्लस 22, और 4 से डिवाइड कर दें तो y बराबर -3/2x प्लस 11/2। तो ये -3/2 हो गया, ये m2 हो गया -3/2। अब देखिए m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये सब सिर्फ समझने भर के लिए है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखना है ये क्या रेशियो है 2:3, और ये क्या रेशियो है 2:3। सेम रेशियो आ रहा है, x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के साथ, और यहां y का x के साथ, और देखिए y की साइन चेंज है। तो हमने आपको कहा था कि जब x का कोफिशिएंट y के पास पहुंच जाए, y का कोफिशिएंट x के पास पहुंच जाए और y की साइन चेंज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट को देखना है खाली कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि ये दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, और y की साइन अगर चेंज है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दोनों ही इक्वेशन अगर हम कहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ देख करके ही आप पता लगा सकते हैं कि x का कोफिशिएंट y के पास पहुंचा है, y का कोफिशिएंट x के पास पहुंचा है, और y की साइन चेंज हो गई, माइनस से प्लस हो गई, इसका मतलब लंबवत है, परपेंडिकुलर, इसको कर दीजिए। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, उनमें से एक रेखा की प्रवणता 1/2, दूसरे की प्रवणता होगी, दूसरे की प्रवणता कितनी होगी। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो रेखाओं की प्रवणता अगर दी है तो m1 अंतर m2, अंतर मतलब -m2 1 + m1 m2 अगर हमने रखा तो tan थीटा से आप निकाल सकते हैं। जो कोण है π/4, π/4 के मतलब क्या हुआ 45 डिग्री, तो tan 45 इसको रख दीजिए, tan 45 है बराबर m1, एक की प्रवणता हाफ है, हाफ -m2 ये आपको निकालना है, 1 + हाफ m2, हाफ m2। अब tan 45 1 होता है, इसको इधर ले आइए, तो 1 + m2/2 ये हुआ बराबर 1/2 -m2, m2 को एक तरफ ले लें, तो m2 + m2/2 अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 3m2/2 इक्वल्स टू हाफ, ये है 1 इधर आ जाएगा तो हाफ -1 ये बन जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 3m2/2 बराबर -हाफ के, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो एक की प्रवणता अगर मान लीजिए हाफ है तो दूसरे की प्रवणता कितनी हो जाएगी -1/3। तो ये जो है आप फॉर्मूला लगा करके और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको पता है कि दो रेखाएं हैं, एक की प्रवणता अगर m1 है, एक की प्रवणता m2 है, और दोनों के बीच का कोण थीटा बन रहा है, तो tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 ये आपका
जो है वैल्यू हो जाती है, तो उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो -1/3 ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा 3x + 2y = 8 का x अक्ष पर अंतःखंड कितना होगा। अंतःखंड निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, कि अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए x/a + y/b = 1 के फॉर्म में, तो ये x का अंतःखंड होता है, ये y का अंतःखंड होता है। अंतःखंड का मतलब x एक्सेस को जहां वो कट कर रहा है वो, और y एक्सेस को जहां पर कट कर रहा है वो, तो ये x और y का अंतःखंड हो जाता है। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये हो गया 3x + 2y = 8। 8 को अगर हम इधर डिवाइड कर दें तभी 1 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें 1 लाना रहता है। तो 8 से पूरा डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3x/8 + 2y/8 = 8/8। 8 से सब डिवाइड कर दिया, 3 नीचे आ जाएगा तो x हो जाएगा 8/3 प्लस y/8/2 दैट इज 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1, ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो x अंतःखंड कितना बन रहा है 8/3। x अंतःखंड क्या होता है a, और y अंतःखंड क्या होता है b। इसी फॉर्म में इक्वेशन आ गया। जब इक्वेशन आ गया तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 8/3 और b की वैल्यू कितनी है दैट इज 4, और यही पूछ रहा है आपको a 8/3, ये x का अंतःखंड आ जाएगा। इसके मतलब क्या है कि अगर जो लाइन है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कट कहाँ कर रहा है, ये लाइन जो है x = 8/3 पर कट कर रही है, और y एक्सेस को जो है आपके 4 पर कट कर रही है। जहां पर कट करती है x एक्सेस y एक्सेस को, वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो होती है यही क्या हो जाती है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो जाती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये x इंटरसेप्ट हो गई, यहां से यहां तक की जो है वो y इंटरसेप्ट हो गई। तो x अंतःखंड और y अंतःखंड इस तरह से हम लोग निकालते हैं। 31 है, देखिए समानांतर रेखा 3x + 4y + 5 = 0 और 3x + 4y = 6 के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए हमने इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि 3x + 4y + 5 = 0 के हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 6 के है, तो 6 को इधर ले आए तो -6 = 0 के हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि इस पे ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू का जो साइन है अगर अलग अलग है तो हमने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसा वो बनेगा कि x एक्सिस अगर ये है, y एक्सिस अगर ये है, मान लीजिए x कॉम्प्लीमेंट y नेगेटिव, तो इसके मतलब कि ये दो रेखाएं कुछ ऐसे बनेंगी कि ओरिजिन के एक ओर रहेगी और ये दूसरी ओर रहेगी, क्योंकि दोनों की साइन अलग अलग है। सेम साइन होती तो एक ही तरफ होती। तो एक रेखा की दूरी निकाल लेंगे d1 और दूसरे की d2 अगर हम निकाल लेंगे ओरिजिन से 0,0 से, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी d1 + d2, और यही आपको निकालना है। तो ओरिजिन से दोनों रेखाओं तक की दूरी निकालना है आपको। तो ओरिजिन से पहली रेखा मान लीजिए ये है 3x + 4y + 5 = 0 के, और ये वाली जो रेखा है ये है 3x + 4y - 6 = 0। तो पहले हम d1 d2 इस तरह से निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूले से, और किसी पॉइंट से ओरिजिन से दूरी कितनी निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो d1 बराबर फॉर्मूला क्या था 3 इंटू ओरिजिन से निकालना है तो 0 + 4 इंटू 0 + 5 अपॉन √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और ये क्योंकि मॉड में होता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 5/5 जो कि 1 हो जाएगा, मत करिए 1। d2 क्या हो जाएगी दैट इज 3 इंटू 0 + 4 इंटू 0 -6
-6 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मॉड में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी 6/5, और मॉड में है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ये, जबकि नेगेटिव है क्योंकि माइनस के साथ ये मॉड लगेगा तो इसलिए 6/5 ही हो जाएगी। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 रखेंगे तो 5/5 प्लस 6/5, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 11/5, तो ये आपके 11/5 के फॉर्म में या 2.14 कुछ करके ऐसे आएगा, तो 11 ये दिया हुआ है आपके इसी फॉर्म में 11/5 के फॉर्म में, तो 11/5 ये आपके दो जो है आपके समानांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर कभी भी निकालना है तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन का तरीका हो जाएगा और इस मेथड से आप निकालेंगे। अगर कांस्टेंट वैल्यू हमने कहा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है अगर दोनों का सेम साइन होता, जैसे +5 और -6 आ रहा है तो +5 और +6 होता, तो फिर वो ओरिजिन से दोनों एक ही ओर होती, तब d1 निकालते d2 निकालते, दोनों का अंतर निकाल देते हैं, तो d1 d2 का अंतर वही दोनों लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा x - y बराबर 0 और x + y बराबर 0 के प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो अपने आप आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है या किस तरह का। कुछ ग्राफ हमने आपको कहा था कि सीख लीजिए, जान लीजिए, और कुछ ग्राफ के बारे में जैसे मान लीजिए कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे x एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा, y एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये x एक्सिस है ना, 1 2 3 4 5 ये है, -1 -2 -3 ये है, -1 -2 -3 ये है। अगर कोई ये लाइन जा रही है x = 3 से, तो ये क्या हो गया, x = 3 हो गया, या 3 को इधर ले आए तो x - 3 बराबर 0 के, ये इक्वेशन हो गई इस लाइन की। मान लीजिए कोई लाइन ये जा रही है जो y एक्सिस के 2 पर जा रही है और x एक्सिस के समानांतर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी इस पूरे लाइन पर। मान लीजिए कोई लाइन यहां से जा रही है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x = -3, या -3 को इधर ले आएंगे तो x + 3 बराबर 0 के, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इसी तरह से कोई लाइन ये जा रही है y = -2 से, तो y = -2 इक्वेशन हो गया, या y + 2 बराबर 0 के हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कुछ ऐसी लाइन होती हैं जिसको हमने आपको लर्न करने को कह दिया गया था, वो क्या थी, जैसे सेंटर से होकर के जा रही है 45 डिग्री के कोण पर, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, x = y, इस पर हमेशा x और y की वैल्यू बराबर रहेगी। और इधर से अगर जा रही है तो यहां से 45 डिग्री बन रही है उल्टा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, x = -y हो जाएगी, या y = -x कह सकते हैं आप। तो ये जो है आपके लाइन हो जाएगी। इनको हमने लर्न करने के लिए बोल दिया था, इसको लर्न कर लीजिए, इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर है। देखिए कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बस ये समझ लीजिए। जैसे कह रहा है x - y बराबर 0 के, तो ये क्या हो गई, x = y हो गई लाइन। इसी तरह से कह रहा है x + y बराबर 0 के, इसलिए x बराबर हो गई -y। दोनों में ही x और y का टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं जिसमें होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा इक्वेशन ax + by + c बराबर 0 के होता है। अगर इक्वेशन हो ax + c बराबर 0 के, इसका मतलब इसमें y नहीं है। तो अगर इसमें y नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर इक्वेशन कुछ ऐसे है by + c बराबर 0 के, इसमें y है और कांस्टेंट वैल्यू है, x नहीं है,
तो इसका मतलब ये x एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर ax प्लस बी वाई बराबर 0 के इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, c जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा इसके मतलब ये कहां से जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है। इसमें देखिए इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और दोनों के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि x एक्सेस अगर ये है, y एक्सेस ये है, x नेगेटिव और y नेगेटिव अगर एक्सेस हम देखें तो x इज इक्वल टू y का ग्राफ क्या होता है, 45 डिग्री पर ये जाता है, ये है x इज इक्वल टू y, देख रहे हैं। और ऐसे जो ग्राफ जाएगा ये भी 45 डिग्री पे, ये x इज इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ। दोनों कहां पर मिल रहे हैं, दोनों कहां से जा रहे हैं, ओरिजिन से, 0,0 से, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछे गए हैं। ये तो ग्राफ अगर आपको पता है कि ये कौन से ग्राफ हैं, कहां से होके जा रहे हैं, तो अपने आप पता है आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0,0, इसलिए ओरिजिन से होकर के ये ग्राफ जा रहे हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ जो लाइन जा रही है वो जो है आपके किस जगह से जा रही है। तो जैसे x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ये है और x इज इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ ये है, दोनों कहां से जा रही है, ओरिजिन से। तो क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म नहीं था, सीधे सीधे ओरिजिन से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, इसके मतलब ओरिजिन इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यही आपके सिर्फ हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे ये कह रहा है प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। जब हमें सीधे दिख रहा है इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, ग्राफ चाहे जैसे बने, ओरिजिन से होके जा रही है, ये भी ओरिजिन से होके जा रही है। जब दोनों लाइन ओरिजिन से होके जा रही है इसका मतलब ओरिजिन पे एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मतलब 0,0 पर कट करेंगे। तो इसमें कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है कि हमें सोल्यूशन सॉल्व करना पड़े तब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को निकालें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और बस ये है कि ग्राफ को आपको पहचानना होगा और जानना होगा। तो कुछ तो ग्राफ हमने लर्न कराने के लिए आपको बोला, दूसरी चीज इस पर सबसे ज्यादा जो है आपको इस पर पकड़ रखनी है, और इस पर अगर पकड़ रखेंगे तभी क्वेश्चन अच्छे से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा 4x + 3y = 12 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड का मान कितना होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, हमने अंतःखंड अगर x एक्सेस और y एक्सेस पे कट रहे हैं तो ये कैसे निकालेंगे, x/a y/b = 1 के फॉर्म में। तो x का अंतःखंड ये हो जाएगा, y का अंतःखंड ये हो जाएगा, इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आए। अब ये क्या है, 4x + 3y = 12 के। अब राइट हैंड साइड पे 1 लाना है 1 लाने का मतलब 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 4x/12 + 3y/12 = 12/12। अब इसे देख लीजिए, 4 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x/3 + y/4 = 1 के। ये आ गया। x का अंतःखंड क्या हो गया, x इंटरसेप्ट 3 हो गया, और y का अंतःखंड y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4 हो गया। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। क्योंकि हमें दोनों अंतःखंड निकालने हैं, तो अक्षों पर कटे अंतःखंड, तो अगर अक्षों पर कटे अंतःखंड निकालना है तो एक x एक्सेस ये है, y तो 3,4 जो है आपके ये हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा कि x = 3 पर कट करेगा और ये y = 4 पर कट करेगा। तभी ये ओरिजिन से अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन से ये दूरी 4 हो जाएगी और ओरिजिन से ये दूरी 3 हो जाएगी। इसी को अंतःखंड x अंतःखंड कहेंगे और इसको y अंतःखंड कहेंगे। तो x अंतःखंड और y अंतःखंड कितना हो जाएगा, 3,4। तो इस तरह के क्वेश्चन बस अंतःखंड वाले बस इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आइए और इस फॉर्म में ला करके इसको कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू जो है वो x अंतःखंड है और b की वैल्यू जो होती है वो आपके y अंतःखंड के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा।